हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोग 11th में आ गए हैं। सबने कॉमर्स सेलेक्ट किया है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट किया है, कॉमर्स। 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल थे, कॉमर्स, आर्ट्स एंड साइंस। आप लोगों ने कॉमर्स सेलेक्ट किया, क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? कॉमर्स सब्जेक्ट लेने के पीछे आप लोगों का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज़ द टारगेट? सबका अलग अलग टारगेट है। किसी ने कॉमर्स लिया, क्यों? सीए करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम सुना होगा। किसी ने कॉमर्स लिया है सीएस करने के लिए, कंपनी सेक्रेटरी। किसी ने सीएस लिया है सीएमए करने के लिए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। किसी ने कॉमर्स लिया है बिजनेस करने के लिए। यस, ज़रूरी नहीं कि हम कॉमर्स सब्जेक्ट लें केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए ही। बहुत सारे फील्ड्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है कॉमर्स सब्जेक्ट से। अगर आप नौकरी करना चाहें तो सर्विस भी कर सकते हैं, क्लरिकल वर्क, अकाउंटिंग वर्क या बैंकिंग वर्क या इंश्योरेंस सेक्टर, ढेर सारे फील्ड्स आपके पास यहाँ अवेलेबल है। और ज़रूरी नहीं कि हम सर्विस ही करें, हम बिजनेस लाइन में भी जा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड बिजनेसमैन, यू मस्ट स्टडी द सब्जेक्ट कॉमर्स। आपको कॉमर्स की अच्छी नॉलेज होगी तो आप आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। आपने अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी का नाम सुना होगा, धीरू भाई अंबानी के लड़के। एक बड़ा औद्योगिक घराना है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ नाम सुना है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इन्होंने भी कॉमर्स सब्जेक्ट ही पढ़ा है ताकि वो अपने बिजनेस को हाइट्स पर ले जा सके। ज़रूरी नहीं कि हम केवल नौकरी, सर्विस का ही अपना पर्पस हो। टारगेट बहुत बड़ा भी आप रख सकते हैं। बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, उसको अच्छे से कैसे मैनेज किया जाए, उसका अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो, ये टेक्निक्स भी हमारे इस कॉमर्स फील्ड में आया करती है। बहुत ब्रॉड फील्ड है। तो चलो, आज हम 11th क्लास की आपके लिए अकाउंटेंसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटेंसी नाम आपने सुना है, लेखा शास्त्र। सबसे पहला सब्जेक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग वर्क क्यों करें? नाम सुना होगा, लिखना, करना, अकाउंट्स मेंटेन रखना, लिखना है आपको। जो भी बिजनेस के आपके ट्रांजैक्शंस हैं, व्यवहार जो भी हैं, उनका क्या करना है? लेखन करना है, रिकॉर्ड करना है। क्यों रिकॉर्ड करें? हम अकाउंटिंग क्यों मेंटेन करें? हिसाब किताब क्यों रखें? व्हाट इज़ द पर्पज़ बिहाइंड दिस? हिसाब किताब रखने का पर्पज़, मुख्य उद्देश्य है कि आप अपने व्यापार का सही शुद्ध लाभ या हानि का निर्धारण कर सकते हैं। अगर आपने हिसाब किताब नहीं रखा, अगर आपने अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करी, तो आप आपके बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। पूरे साल भर में आपने जो बिजनेस किया, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसकी जानकारी के लिए आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। इसके साथ ही आपके बिजनेस का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा है, व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसकी जानकारी के लिए भी आपको अकाउंटिंग मेंटेन रखना जरूरी है। अकाउंटिंग आज के समय में सरकारी नियमों के कारण भी आपको अकाउंटिंग मेंटेन रखना जरूरी है। सरकार भी कहती है कि अगर आप व्यापार करते हो तो आप उसका सही से हिसाब किताब रखें। सरकारी कारणों की वजह से भी अपने को अकाउंटिंग मेंटेन करनी होती है। टैक्स पर्पज, आप कितना इनकम टैक्स देंगे, कितना जीएसटी देना है, टैक्स की सही कैलकुलेशन के लिए भी आपको अकाउंटिंग मेंटेन रखना ज़रूरी है। अगर आपने अकाउंटिंग मेंटेन नहीं रखी तो कितना टैक्स देना है गवर्नमेंट को, इसका पता नहीं लग पाएगा। आपकी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट है या अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है या फैक्ट्री डिपार्टमेंट है या ढेर सारे वेयर हाउस या गोडाउन, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपकी बड़ी कंपनी में हैं। उन सब का सही से एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए,
रिकॉर्ड कीपिंग आपको करना ही होगा। बिना रिकॉर्ड कीपिंग के आप अपने बिजनेस को सही अनवरत कंटिन्यूअस नहीं चला पाएंगे। तो अकाउंटिंग बहुत ही ज़रूरी है। इसके बहुत सारे रीज़न्स अभी मैंने आपको बताए। सही प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना, व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए, सरकारी नियमों की वजह से टैक्स के सही निर्धारण के लिए, और छल कपट चोरी से बचने के लिए, किससे कितना रुपया लेना है या किसको कितना रुपया देना है इसकी जानकारी के लिए। हम अकाउंटिंग पढ़ें इससे पहले आपको माइंड में एक इमेज क्रिएट करनी है कि यू आर ए बिजनेसमैन। आप एक बहुत बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं। अगर दिमाग में ऐसा सोच करके आप इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी से ये सब्जेक्ट आप पढ़ पाएंगे और बहुत अच्छे से आपको ये क्लियर होगा। माइंड में क्या रखना है कि आप एक बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आप माइंड में इतना बैठा लो कि मार्केट में आपके कोई दुकान है, बड़े स्मॉल स्केल से भी अपन शुरू कर सकते हैं कि मार्केट में आपके कपड़े की दुकान है, रेडीमेड गारमेंट शॉप है, ऐसा भी माइंड में आप बैठा सकते हैं। तो अकाउंटेंसी शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक अपन बात करेंगे शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। बिल्कुल नया फील्ड है। 10th तक तो आप लोगों ने सभी सब्जेक्ट्स पढ़ी थी, साइंस, सोशल स्टडी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, अलग अलग सब्जेक्ट्स। बट यहाँ अभी स्पेसिफाइड फील्ड है, बिल्कुल नया फील्ड है। अकाउंटेंसी ये भी एक लैंग्वेज है, ये भी एक भाषा है, ये भी एक तकनीक है रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए। बट इस टेक्निक को हम पढ़ें, इस भाषा को हम पढ़ें, इस नए फील्ड में हम एंट्री लें, इससे पहले इसके यहाँ कुछ की वर्ड्स हैं, स्पेशल वर्डिंग्स हैं। अगर ये वर्ड्स हम अच्छे से समझेंगे तो ये सब्जेक्ट हम अकाउंटेंसी आसानी से आगे पढ़ पाएंगे। जिस प्रकार इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ABCD से स्टार्ट करना होता है, मैथ्स पढ़ने के लिए काउंटिंग 1 2 3 4 से स्टार्ट होना पड़ता है, ऐसे ही अकाउंटिंग की ABCD है शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। ये हम अकाउंटेंसी का ABCD अब स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ABCD आपको आएगा तो अच्छे से उससे वर्ड्स आप बना पाएंगे, एप्पल बॉय। तो हम इसकी टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ पर रहेगा कैपिटल, पूंजी। पूंजी का मतलब है व्यापार में स्वामी द्वारा लगाया गया नगद, माल या संपत्ति। पूंजी कहलाता है। कैपिटल का बहुत सिंपल सा मतलब है, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? मनी, वेल्थ, धन, मुद्रा की आवश्यकता होती है। कोई भी बिजनेस बिना पैसे के, बिना पूंजी के स्टार्ट नहीं होता। तो आप जब पहली बार बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, जो भी पैसा आपने व्यापार में लगाया, उसी को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? पूंजी। इसको एक डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। ये आपकी शॉप, दुकान है और ये आपका घर है। अभी आप ये शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, कपड़े की दुकान शुरू करना चाहते हैं। तो कपड़े की दुकान शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ मनी की रिक्वायरमेंट होगी।
मान लो छोटी मोटी शॉप ही आपको लगानी है, कम से कम 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए आपको रिक्वायर्ड होंगे। मान लो 10 लाख रुपए से आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दुकान लेनी पड़ेगी, दुकान में फर्नीचर वगैरह लगाना पड़ेगा, दुकान में पंखे लाइट फिटिंग वगैरह फर्श वगैरह सब कुछ लगाना रहेगा। दुकान में आपको कपड़े भी लाने पड़ेंगे, मार्केट से माल खरीदना पड़ेगा, दिल्ली मुंबई बाहर से जा कर के कपड़ा लाके माल लाके आपको भरना पड़ेगा। अकाउंटिंग वर्क करने के लिए कंप्यूटर वगैरह स्टेशनरी वगैरह भी आपको खरीदनी पड़ेगी। विज्ञापन करने के लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। बिना धन के बिना पूंजी के आप व्यापार प्रारंभ कर ही नहीं सकते। तो जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो जो भी पैसा आपने व्यापार में लगाया उसे यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? पूंजी के नाम से। अभी दुकान शुरू करनी है तो आप घर से पैसा लेके गए दुकान में, क्या लेके गए? कैश, रोकड़ा, नगद। 10 लाख रुपए आप घर से दुकान में लेकर के गए, दुकान खरीदी या किराए की हो सकती है, फर्नीचर लगाया, माल लेकर के आए, कंप्यूटर लगाया, कोई 2 व्हीलर या ट्रक या टेम्पो भी आपने परचेज किया, तो जो भी पैसा आपने बिजनेस में लगाया दैट इज नॉन एज कैपिटल। ये कैपिटल का मतलब। बट आप घर से दुकान में कैश भी ले जा सकते हैं, कैश के अलावा कोई एसेट्स भी ले जा सकते हैं। मान लो यहाँ घर पे कोई टेबल या काउंटर था, चेयर थी, वो टेबल काउंटर या चेयर आपके दुकान में आप लेके गए, मार्केट से खरीदनी पड़ेगी, घर पे पड़ी है फालतू, तो इसको अपन ने दुकान में लगा दिया। बोले तो कोई फर्नीचर आइटम अपन यहाँ पर ले गए, या कंप्यूटर घर पे पड़ा था लैपटॉप, वो लैपटॉप भी हम दुकान में ले गए कि अकाउंटिंग वर्क इसी लैपटॉप में हम करेंगे। तो कोई भी एसेट्स भी आप घर से दुकान पे ले जा सकते हैं, कैश रोकड़ा भी आप घर से दुकान में ले जा सकते हैं, या कोई माल गुड्स 10-20 रेडीमेड ड्रेस आपके पास ऑलरेडी पड़ी थी, आपके काम नहीं आ रही थी, बिल्कुल नया था, वो भी आप यहाँ शॉप में ले गए। तो जो भी आइटम आप अपने पर्सनल पर्पज से बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, व्यापार में लगाते हैं, चाहे वो नगद हो, कैश हो, चाहे वो संपत्ति एसेट्स हो, या चाहे वो माल गुड्स हो, जो भी आइटम आपने पर्सनल से बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, इसको यहाँ पर आप किस नाम से जानेंगे? कैपिटल के नाम से। घर से जो भी आपने इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, बट ज़रूरी नहीं कि आपके पास पैसा घर में हो, आप पूंजी अपने मित्रों से भी उधार ला सकते हैं, बैंक से लोन भी आप ले सकते हैं। जो भी आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस और एट द टाइम ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ योर बिजनेस, व्यापार प्रारंभ करते समय या व्यापार के विस्तार के समय जो भी नगद या माल या संपत्ति आपने व्यापार में लगाई, उसी को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? पूंजी के नाम से। तो कैपिटल की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, व्यापार में, ये व्यापार आपका शॉप, स्वामी द्वारा, अपन ऑनर हैं तो अपन ने लगाया गया, क्या लगाया? नगद, माल या संपत्ति। स्वामी ने व्यापार में जो भी नगद या माल या संपत्ति व्यापार में लगाई, तो उसको यहाँ पर किस नाम से जाना जाएगा? कैपिटल के नाम से। ध्यान रखें, कीवर्ड हम इंग्लिश वाले ही काम में लेंगे, कैपिटल के नाम से हम इसको जानेंगे, पूंजी के नाम से। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, कैपिटल, पूंजी, इससे आपको कैपिटल की नॉलेज हो जाएगी। ये पहला वर्ड कंप्लीट हुआ। तो ये पहला वर्ड कंप्लीट हुआ, कैपिटल, पूंजी। व्यापार में जो भी आपने इंट्रोड्यूस किया, 3 नाम मैंने लिखे हैं, वो कैश हो सकता है, माल गुड्स, कपड़े की दुकान है तो कपड़ा भी हो सकता है, या एसेट्स, कोई भी संपत्ति, फर्नीचर ले गए, टेबल चेयर या कंप्यूटर या जो भी मशीन वगैरह, जो भी आपने बिजनेस में इनपुट किया है, इंट्रोड्यूस किया है, उसको हम जानेंगे कैपिटल के नाम से। दूसरा, ड्राइंग्स,
आहरण। ये बेटा स्पेशल कीवर्ड्स हैं, अकाउंटिंग भाषा के कुछ विशेष शब्द हैं। इन शब्दों का मतलब सबसे पहले आपको समझ में आना है। माइंड में हमेशा ये पिक्चर रखें कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा माइंड में रखो कि यू आर ए बिजनेसमैन, तो आप इनको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब बाज़ार में कपड़े की दुकान चलानी थी आपको, तो पैसा कहाँ से लाएंगे आप? घर से। घर में नहीं है तो फ्रेंड से उधार लेके, फ्रेंड के पास भी नहीं है तो बैंक से लोन लेके। तो इन तीनों ही सोर्स से जो भी आपने लेकर के बिजनेस में लगाया, इसी को आप किस नाम से जान रहे थे? कैपिटल। बट कैपिटल का बिल्कुल रिवर्स, निजी प्रयोग के लिए व्यापार से निकाला गया नगद माल या संपत्ति आहरण कहलाता है। कैपिटल का बिल्कुल रिवर्स, बिजनेस से जो कुछ भी आपने पर्सनल पर्पज से निकाला उसको हम आहरण के नाम से जानेंगे। एक बात बताएं, आपने बिजनेस स्टार्ट किया क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस पर्पज? बिजनेस के पीछे क्या पर्पज? कि सर बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे तो घर का खर्चा भी चलाना पड़ेगा, घर के बहुत सारे खर्चे हैं, कमाई होगी तो ही तो हम खर्च कर पाएंगे। तो बिजनेस क्यों किया हमने? कुछ पैसा अर्न करने के लिए। अभी कैपिटल, आपने पैसा व्यापार में लगाया, प्रॉफिट हुआ, अब बताओ घर पे कुछ किराने का सामान लाना है, बच्चों की फ़ीस, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस देनी है, या घर पे कोई फ्रीज वगैरह लाना है, पैसा आप कहाँ से लाएंगे? नेचुरली दुकान से लाना है। तो दुकान से जो भी आप पैसा निकाल करके घर के लिए लाते हो आपके पर्सनल पर्पज से, दुकान से जो भी पैसा निकाला, दुकान से जो कुछ भी आपने निकाला फॉर पर्सनल पर्पज, दैट इज नॉन एज ड्राइंग्स हियर। उसको यहाँ हम आहरण के नाम से जानते हैं। देखें, इसको भी डायग्रामेटिकली समझ पाएंगे। ये आपकी शॉप और ये आपका हाउस, मकान। कैपिटल में तो क्या हुआ था? घर से पैसा आप दुकान लेके गए थे, अभी दुकान से आप पैसा कहाँ लेके जाएंगे? घर पर। क्या क्या ले जा सकते हैं आप? कैश, गुड्स या एसेट्स। बट ध्यान रखें, यहाँ ये वर्ड आना चाहिए, निजी प्रयोग के लिए, फॉर पर्सनल पर्पज। खुद के पर्सनल काम से, व्यापार से जो कुछ भी आपने निकाला है, जो कुछ भी दुकान से निकाल करके आप घर पे लेके गए, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गुड्स माल हो। घर पे अगर किराने का सामान चाहिए तो कैश ले जाना पड़ेगा, रोकड़ा। माल, खुद को कपड़े पहनने हैं, खुद को जीन्स या शर्ट या कुछ चाहिए, तो क्या हम पड़ोसी की दुकान से लाएंगे? नहीं, अपनी ही दुकान से जीन्स टी शर्ट वगैरह निकाल करके हम खुद ले लेंगे। तो पर्सनल पर्पज से आपने माल निकाला। एसेट्स, कंप्यूटर यहाँ ख़राब हो गया या काम नहीं आ रहा है, हमने बच्चों के पढ़ने के लिए दुकान से घर पे लेके चले गए, तो पर्सनल पर्पज से आपने संपत्ति भी ली। या यहाँ कोई चेयर है वो काम नहीं आ रही, हम घर पे ले गए पर्सनल पर्पज से। तो ध्यान दें, कैपिटल का बिल्कुल रिवर्स, व्यापार से कुछ भी आपने निकाला फॉर पर्सनल पर्पज, चाहे वो कैश हो, चाहे वो एसेट्स हो, चाहे वो गुड्स हो, उसको यहाँ किस नाम से जानेंगे आप? ड्राइंग्स के नाम से। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि ड्राइंग्स के बारे में आपको पता लगे। यस, अभी इसकी डेफिनेशन के वर्ड्स पर अपन फोकस करते हैं। निजी प्रयोग के लिए व्यापार से निकाला गया, व्यापार से निकालना है क्या क्या? नगद, माल या संपत्ति।
उसको किस नाम से जानेंगे? आहरण। ये वर्ड जरूरी है फॉर पर्सनल पर्पस। तो दो वर्ड हमने अभी बात किया है, एक तो कैपिटल और एक ड्राइंग्स। कैपिटल घर से बिजनेस में इंट्रोड्यूस करना, कैश, गुड्स या एसेट्स। और व्यापार से अगर घर के लिए पर्सनल पर्पस से आपने कैश निकाला या गुड्स माल निकाला और या फिर कोई भी संपत्ति आपने निकाली तो उसको किस नाम से जानते हैं आप? ड्राइंग्स, आहरण। इनके वर्ड्स पर आपको फोकस करना है, स्पेलिंग वगैरह, वर्डिंग्स वगैरह ये आपको ध्यान रखनी है। तो एक इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अब हम शब्दावली में नया तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, परचेज, क्रय। ये शब्द सबने सुना हुआ है, क्रय। क्रय, परचेज बोले तो खरीदना, कुछ भी खरीदना। वैसे बहुत सिंपल सा मतलब ही है परचेज, सब समझ रहे हैं, बट इसकी डेफिनेशन क्या है ये लिख देते हैं। पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया माल, गुड्स, क्रय कहलाता है। ध्यान दें, वैसे क्रय का मतलब सबको पता है कुछ भी खरीदना, बट कुछ भी नहीं खरीदना। यहाँ इसकी डेफिनेशन में दो शब्द इंपॉर्टेंट हैं। पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदा गया माल। आप कुछ भी खरीदें उसको परचेज नहीं कहा जाएगा। आप केवल और केवल माल को अगर खरीदेंगे तो परचेज कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। इसको आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझें। अपना क्या इमेज बना रखा है कि हम एक बिजनेसमैन हैं और हमारे मार्केट में एक कपड़े की शॉप है, रेडीमेड गारमेंट की। बताओ, मैंने जीन्स खरीदी 50 जीन्स, ये परचेज है कि नहीं? बिल्कुल, जीन्स खरीदी, इसी को परचेज कहेंगे। मैंने 50 टी शर्ट्स खरीदे, ये भी परचेज है कि नहीं? बिल्कुल है। मैंने रुमाल, शॉक्स, मोजे, कुछ भी खरीदा, सब परचेज है। बट ध्यान दें, मैंने जो जीन्स खरीदी वो क्यों खरीदी, उसके पीछे पर्पज क्या है? पुनः विक्रय का उद्देश्य। जीन्स खरीदने के पीछे का पर्पज है रीसेल पर्पज। लेकिन अगर मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, क्या ये परचेज है? तो आपको कहना है नहीं। पंखा खरीदा, क्या ये परचेज है? नहीं। बेटा, सब चीज़ें खरीदेंगे इसको परचेज नहीं कहना है। केवल और केवल ऐसा आइटम आप खरीदो जिसके पीछे उद्देश्य क्या है? रीसेल करना। जीन्स खरीदी मैंने वापस बेचने के लिए तो परचेज है। टी शर्ट खरीदा मैंने सेल करने के लिए तो परचेज है। लेकिन मैंने कंप्यूटर खरीदा, क्या कंप्यूटर बेचने के लिए खरीदा? नहीं। इसीलिए इसको हम परचेज नहीं कहेंगे। मैंने पंखा खरीदा, क्यों? क्या वापस बेचने के लिए मैंने पंखा खरीदा? नहीं। इसी को भी परचेज नहीं कहा जाएगा। तो ध्यान दें, परचेज केवल और केवल तभी कहा जाएगा जब उसका उद्देश्य क्या हो? पुनः विक्रय का। अगर आपने बिजनेस में यूज़ लेने के लिए कोई आइटम खरीदा है तो उसको हम यहाँ परचेज नहीं कहेंगे। तो ध्यान दें, सब बच्चे समझेंगे कि ओ परचेज में क्या है। परचेज, क्रय मीन्स क्रय, कुछ भी खरीदना नहीं, कुछ भी खरीदना नहीं है। अकाउंटिंग की भाषा में परचेज केवल तभी कहा जाएगा जबकि उस आइटम के पीछे पर्पज क्या हो? पुनः विक्रय। अगर आपने माल खरीदा है, गुड्स, और वो भी फॉर रीसेल पर्पज, तो उसी को यहाँ परचेज कहना है, बाकी परचेज नहीं कहेंगे। तो ये है परचेज की डेफिनेशन। एक और इसी के साथ लिखते हैं अपन, सेल्स, विक्रय।
ये भी नाम बड़ा सिंपल लग रहा है, सेल्स मतलब बेचना, बट इसकी सही डेफिनेशन देखो, पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदे गए माल, गुड्स को बेचना विक्रय कहलाता है। ध्यान दें, कपड़े की दुकान में अगर आप कपड़ा ही बेचोगे तो उसी को सेल कहना है। आपने अगर पंखा पुराना हो गया और कबाड़ी को बेचा, इसको सेल्स नहीं कहेंगे। कंप्यूटर पुराना हो गया और आपने इसको बेचा, इसको सेल नहीं कहेंगे। केवल जींस बेची, टी शर्ट बेचा या कपड़ा बेचा, जो भी आइटम आपने खरीदा था किस पर्पज से, जो आइटम आपने खरीदा था किस पर्पज से, पुनः विक्रय के उद्देश्य से, तो केवल उसी खरीदे गए माल का विक्रय, उसी को यहाँ पर आप किस नाम से जानेंगे, सेल्स के नाम से। अब बच्चे यहाँ गलती कर देंगे, मैं कहूँगा कंप्यूटर बेचा, मैं कहूँगा टेबल बेची, मैंने कहा चेयर बेचा, पुरानी मोटरसाइकिल बेची, ये कोई भी सेल्स नहीं है। केवल और केवल कपड़े की दुकान में अगर कपड़ा ही बेचेंगे तो उसी को सेल्स कहना है, बाकी किसी को नहीं। तो ये नाम बड़े सिंपल हैं, बट अकाउंटिंग की भाषा में परचेज एंड सेल्स की डेफिनेशन कुछ और है। यहाँ ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पुनः विक्रय के उद्देश्य से। एक दो एग्जाम्पल आपको देते हैं, बताना कि ये परचेज है या नहीं। मैं इसकी बात कर रहा हूँ वापस, परचेज की। आप कपड़े की दुकान वाले हैं, आपने कपड़ा खरीदा, क्या ये परचेज है? हाँ। क्यों? क्योंकि कपड़ा वापस बेचने के लिए हमने खरीदा है। आप फर्नीचर के व्यापारी हैं, फर्नीचर की दुकान है, टेबल चेयर, आपने फर्नीचर खरीदा, क्या ये परचेज है? हाँ। लेकिन आपने फर्नीचर की दुकान में कंप्यूटर खरीदा, क्या ये परचेज है? नहीं, क्योंकि कंप्यूटर हमने वापस बेचने के लिए नहीं खरीदा। इसी प्रकार से मान लो आप एक स्टेशनरी के व्यापारी है, स्टेशनरी की दुकान है, आपने स्टेशनरी खरीदी तो वो आपके लिए परचेज है। लेकिन पंखा, कंप्यूटर, कूलर या कोई दूसरा आइटम आपने खरीदा जिसके पीछे रीसेल पर्पज नहीं, तो उसको हम परचेज नहीं कहेंगे। और इन्हीं आइटम को वापस बेचना, उसी को सेल्स कहेंगे। पुराना कंप्यूटर बेच दिया, पुराना पंखा बेच दिया, उसको हम यहाँ पर सेल्स नहीं कहते। तो इन दोनों वर्ड्स का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, परचेज एंड सेल्स। यस, शब्दावली के इसी सीक्वेंस में नेक्स्ट पॉइंट अपना आएगा क्रय वापसी, 5th पॉइंट। 4 पॉइंट हमने कर लिए हैं, क्रय वापसी, परचेज रिटर्न। और एक 6th नंबर पे आएगा विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न। अभी अभी हमने बात करी है परचेज और सेल्स की। परचेज मतलब खरीदना। कपड़े की दुकान है तो आपको कपड़ा खरीदना पड़ेगा। मान लो दिल्ली से आपने माल खरीदा 1 लाख रुपए का, खरीदा, इट्स ओके, खरीद लिया। बट मान लो इस 1 लाख रुपए के माल में से 5000 रुपीज़ का माल अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अपने यहाँ नहीं चलेगा, तो बताओ हम इसका क्या करेंगे? नेचुरली इस माल को हम वापस उसको रिटर्न कर देंगे। दिल्ली वाले से ख़रीदा तो दिल्ली वाले को वापस क्या करेंगे आप? रिटर्न कर देंगे। इसी रिटर्न को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? परचेज रिटर्न। नाम से ही पता लग रहा है, क्रय वापसी। क्रय मतलब खरीदा था, किसी रीजन से वापस रिटर्न कर दिया। परचेज रिटर्न, परचेज किए हुए माल को वापस रिटर्न कर देना, दैट इज परचेज रिटर्न।
इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, खरीदे गए माल को पुनः लौटाना। तो परचेज रिटर्न का मतलब है जो आपने माल खरीदा उसे सप्लायर को वापस रिटर्न कर देना, ये परचेज रिटर्न है। अभी हम बात करेंगे सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। अपने कपड़े की दुकान, हमने किसी कस्टमर को 5 ड्रेस सेल करी या 5 जीन्स अपन ने सेल करी, कस्टमर को अपन ने जीन्स सेल करी, उसने कहा कि मैं घर ले जाता हूँ, पसंद आएगा तो मैं रख लूँगा, नहीं तो वापस ले आऊँगा। कल वो 5 ही जीन्स वापस लेके आ जाता है। आज हमने उसको सेल किया, लेकिन उसको पसंद ना आने की वजह से कस्टमर ने अपने को रिटर्न कर दिया। तो इसे किस नाम से आप जानेंगे? सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। इसका बिल्कुल उल्टा, बेचा हुआ माल ग्राहक द्वारा पुनः लौटाना। इसमें तो ग्राहक लौटाएगा और इसमें हमने जो खरीदा था हमने दिल्ली वाले को रिटर्न किया है, और सेल्स रिटर्न में हमने किसी को सेल किया था, कस्टमर को, और कस्टमर ने अपने को रिटर्न किया है, दैट इज सेल्स रिटर्न। तो ये 2 नए शब्द और हो गए हैं, क्या क्या? परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, क्रय वापसी, विक्रय वापसी। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। यस, अभी नेक्स्ट आज का नया शब्दावली रहेगा माल, गुड्स। इसकी परिभाषा है वह मद जिसमें व्यापारी व्यवहार, ट्रांजैक्शन करता है। यहाँ माल, गुड्स का मतलब भी अच्छे से समझें। अकाउंटेंसी की भाषा में माल का मतलब है वो आइटम जिसमें आप ट्रांजैक्शन करते हैं। ट्रांजैक्शन बोले तो लेन देन करते हैं, व्यवहार को लेन देन भी कहते हैं। जिसका आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसको आप परचेज सेल करते हैं, जिसका उद्देश्य ही आपको खरीदना बेचना आपका उद्देश्य है, उसी आइटम को यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? गुड्स, माल। वह मद बोले तो आइटम, कमोडिटी, जिसमें व्यापारी व्यवहार या लेन देन करता है, लेन देन, लेना और देना करता है, बार बार रिपीट करता है। जैसे कपड़े की दुकान में कपड़ा वो माल कहलाएगा, स्टेशनरी की दुकान में स्टेशनरी माल कहलाएगी, फर्नीचर की दुकान में हमारा टारगेट क्या खरीदना बेचना है? फर्नीचर, तो फर्नीचर वहाँ माल कहलाएगा। और मशीनों की दुकान में मशीनरी आइटम को किस नाम से जानेंगे आप? माल या गुड्स के नाम से। ये शब्द भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, विशेष ध्यान दें। गुड्स जिसका आप ट्रांजैक्शन करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, जिसका क्रय विक्रय करते हैं, जिसका क्रय विक्रय ही आपका उद्देश्य है, जिस आइटम को बार बार खरीदते और बेचते हैं, उसी आइटम को, उसी कमोडिटी को, उसी वस्तु को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? माल के नाम से। तो इस माल, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में 7 पॉइंट अपन ने अभी कंप्लीट कर लिए शब्दावली के। अकाउंटेंसी बिल्कुल नया फील्ड है। इस नए फील्ड में एंट्री लेने के लिए इसके कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं। ये स्पेशल वर्ड्स सबसे पहले आपको आना ज़रूरी है। एक बार मैं इन 7 ही पॉइंट को वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक बार वापस समझ लें। सबसे पहला पॉइंट था कैपिटल। किधर से किधर? घर से दुकान में जो कुछ भी आपने लगाया, चाहे वो कैश हो, चाहे वो माल हो, गुड्स हो, चाहे वो संपत्ति हो। तो व्यापार में व्यापारी द्वारा लगाया गया नगद
माल या धन या संपत्ति कैपिटल कहलाता है। देन सेकंड, ड्राइंग्स, इसका बिल्कुल उल्टा। व्यापार से जो भी आप घर पे लेके गए फॉर पर्सनल पर्पस, निजी प्रयोग के उद्देश्य से व्यापार से निकाला गया नगद, माल या संपत्ति या धन, उसको ड्राइंग्स का नाम दिया गया। देन अगले 2 पॉइंट हमने बात किया था, परचेज एंड सेल्स। परचेज मतलब खरीदना, सेल मतलब बेचना। बट सब कुछ खरीदना बेचना नहीं, केवल माल खरीदना बेचना, जिसके पीछे आपका पर्पज क्या हो, रीसेल पर्पज। रीसेल पर्पज से जो भी आइटम आपने खरीदा या बेचा उसी को यहाँ पर परचेज और सेल कहा गया। कपड़े की दुकान में अगर कपड़ा खरीदेंगे तो उसे परचेज कहा जाएगा, लेकिन कपड़े की दुकान में आपने कंप्यूटर या पंखा या कूलर खरीदा या स्टेशनरी खरीदी तो उसे हम परचेज नहीं कहेंगे, क्योंकि पंखा, कंप्यूटर, कूलर वापस बेचने के लिए नहीं खरीदा। देन अगले 2 पॉइंट हमने बात किया था, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। नाम से ही पता लग रहा है, इसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं। परचेज किया था, पसंद नहीं आया, वापस रिटर्न कर दिया, दैट इज़ परचेज रिटर्न। सेल्स रिटर्न, हमने सेल किया था कस्टमर को, उसको पसंद नहीं आया, उसने हमको रिटर्न कर दिया, दैट इज़ सेल्स रिटर्न। और ये एक लास्ट वर्ड, माल, गुड्स। माल ट्रांजैक्शन वाला जो भी आपका आइटम है, जिस मद में आप क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, किस पर्पज से, फॉर रीसेल पर्पज। जिस आइटम का मकसद ही आपका क्या है, रीसेल पर्पज, खरीदना बेचना, उस आइटम की अगर आप यहाँ व्यवहार करते हैं तो उसी को यहाँ पर माल कहा गया है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। बेटा हम रोज़ बहुत कम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छा आप लोगों को पढ़ना है सीक्वेंसली, बड़ा अच्छा सा आपको सब समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं। बट इसको घर पे केवल एक बार वापस आपको रिपीट करना है, केवल 5 से 7 मिनट। जो भी मैंने यहाँ आपको स्टडी करवाया, घर पे केवल एक बार 5 मिनट आपको वापस रिपीट करना है। 10 मिनट से ज़्यादा आपको घर पे नहीं देने, केवल जो पढ़ाया उसी को रिपीट ओनली, वो भी 5 से 10 मिनट। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, कल नई क्लास में नया टॉपिक चालू करें। आज केवल इतना ही।